हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इंग्लिश की जो बुक है फ्लेमिंगो उसके टर्म 1 में जो चैप्टर नंबर 1 आने वाला है जो कि है द लास्ट लेसन, उसके एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। और आप लोग तैयार हो जाइए अपने फुल मार्क्स को एश्योर करने के लिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, अब आपका ये समय है आपकी प्रिपरेशन को टेस्ट करने का। तो ये सारे एमसीक्यूज़ पहले आपको खुद सॉल्व करने हैं, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चैप्टर का नेम लर्न होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि अल्फोंस डॉडेट ने कौन सा चैप्टर, कौन सी स्टोरी लिखी थी। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको चैप्टर का नेम लर्न करना है। उसके बाद आपको दूसरा काम क्या करना है, ये जो चैप्टर है ये किसने लिखा है, इसके राइटर कौन है। आपको हर एक स्टोरी, हर एक पोएम के राइटर्स लर्न होने चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको सबसे पहला एमसीक्यू क्या बन सकता है कि अल्फोंस डॉडेट ने कौन सी स्टोरी लिखी थी, या फिर आपका दूसरा एमसीक्यू ये बन सकता है, दूसरे तरीके का एमसीक्यू ये बन सकता है कि जो लास्ट लेसन ये स्टोरी है ये किस राइटर ने लिखी थी। तो आपको याद होना चाहिए अल्फोंस डॉडेट ने लिखी थी द लास्ट लेसन स्टोरी। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 बेस्ट एमसीक्यूज जो हैं इनको हम लोग डिस्कस करेंगे और 1 एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है जो पैराग्राफ होता है वो, तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि एक्सट्रैक्ट आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, एक्सट्रैक्ट की आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, तो मैं उस पर भी वर्क कर लूँगी। तो अभी हम क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टॉप या बेस्ट 25 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो एमसीक्यू दे रखा है इसको आप लोग रीड करेंगे, उसके ऑप्शंस देखेंगे, लेकिन आपको ये काम फास्टली करना है। इन जस्ट 1 मिनट आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है, इसकी समरी अपने दिमाग में बनानी है कि आपने चैप्टर जो पढ़ा है उसमें कहाँ पे ये चीज़, क्या चीज़ दे रखी है, किस पॉइंट को ये बताना चाहती है ये चीज़। तो देखिए हम एमसीक्यू ये पहला वाला जो है इसको पढ़ते हैं। फ्रेंड्स लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू स्किप स्कूल टू डू वॉट। जो फ्रेंड्स था उसने ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी, ऐसी क्या चीज़ देख ली जिसकी वजह से वो ये चाहता था वो स्कूल ना जाए, अपने स्कूल को वो स्किप करना चाहता था, छुट्टी लेना चाहता था। तो ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं, वो मिल्स में काम करना चाहता था, या फिर वो फिशिंग के लिए जाना चाहता था, हम ये बोल सकते हैं वो फिशिंग के लिए जाना चाहता था, या वो वाटर द प्लांट्स मतलब जो प्लांट्स हैं उनको पानी देना चाहता था, या कलेक्ट बर्ड एग्स। तो आपको क्या लगता है, ये बर्ड के जो अंडे होते हैं उनको कलेक्ट करना चाहता था। अपने मन में सबसे पहले आपको राइट आंसर सोचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वो जो फ्रेंड्स था वो बर्ड के एग्स मतलब जो बर्ड है उसके अंडे को कलेक्ट करना चाहता था। अब यहाँ पे हम आते हैं सेकंड नंबर के एमसीक्यू पर। तो सेकंड एमसीक्यू क्या दे रखा है, What was friends banking on to enter the class as he was late। तो ऐसी क्या चीज़ फ्रेंड्स ने सोची थी जब वो लेट हो गया था अपनी क्लास के लिए। उसने ये सोचा था कि जो मिस्टर हेमल है वो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे होंगे, या उसने ये सोचा था कमोशन इन द क्लास। अब आपको कमोशन मतलब पता होना चाहिए। कमोशन का मतलब क्या होता है कि वो ये सोच रहा था कि क्लास में जो है वो शोर शराबा हो रहा होगा जिससे वो चुपचाप चला जाएगा, या फिर उसने ये सोचा था हॉजर हेल्पिंग हिम स्नीक इन, और जो हॉजर है वो हेल्प करेगा उसको अंदर आने के लिए, फ्रेंड्स जो है उसको। और डी ऑप्शन ये दे रखा है, टू क्वाइटली वॉक इन वैन एवरीवन वाज प्री ऑक्यूपाइड विद पार्टिसिपल। और उसने या फिर ये सोचा था कि जब सब लोग पार्टिसिपल्स के बारे में सोच रहे होंगे तो वो शांति से चुपचाप चला जाएगा क्लास के अंदर। तो आपको क्या लगता है, ये जो एमसीक्यू है इस एमसीक्यू में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको अगर इसका आंसर बिल्कुल सही पता चल जाता है तो आप समझ लीजिए आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमोशन इन द क्लास। फ्रेंड्स जो था उसने ये सोचा था कि क्लास में शोर शराबा हो रहा होगा जिसकी वजह से वो चुपचाप शांति से अंदर घुस जाएगा, ठीक है। और मेनली जो बच्चे होते हैं उनको ये लगता है कि इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं थर्ड नंबर के एमसीक्यू पर। अब ये क्या दे रखा है, मिस्टर हेमल इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ रूलर यील्डिंग टीचर इज डेमोन्स्ट्रेट दैट। तो ये क्या बताना चाहता है, वो कंसर्न थे उन बच्चों के लिए, वो एडमेंट थे, या वो अनफीलिंग करते थे, या वो एक हार्ड टास्क मास्टर थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वो एक हार्ड टास्क मास्टर थे, वो मतलब हार्ड वर्क पे ज़्यादा बिलीव करते थे। तो अब देखिए यहाँ पे फोर्थ एमसीक्यू क्या दे रखा है, फ्रेंड्स थिंग्स विल दे
मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजेंट्स, वॉट कुड दिस मीन। जो फ्रेंच था वो तब ये सोच रहा था कि जो जर्मनी के लोग हैं वो हर एक को ये चाहते हैं कि हर एक इंसान जर्मनी लैंग्वेज बोले। तो वो ये सोचता है जो ऊपर छत पर पीजन बैठे हुए थे वो भी अब आज से या कल से जर्मन लैंग्वेज बोलने लगेंगे। और इसका मतलब क्या था, तो मतलब बताना है आपको क्या था। तो आप लोग पहले ऑप्शन रीड करेंगे कि जर्मन वुड यूज ब्रूटल फोर्स ओवर एवरीवन, हार्श ऑर्डर विल बी पास्ड। सी ऑप्शन है when people are derived of their essence even the surroundings are affected, and डी ऑप्शन है the Germans would rob France of its language। तो इन सभी को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है, मेरी समझ से इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो फ्रांस है वो ये कहना चाहता है कि अब जो फ्रांस के लोग हैं उनको जर्मन के लोग जो हैं फ्रांस के लोगों को उन पर रौब दिखाएंगे, या हम बोल सकते हैं उनको उनकी लैंग्वेज से अलग कर देंगे। जो जर्मनी के लोग हैं वो फ्रांस के लोगों को उनकी लैंग्वेज से दूर करना चाहते हैं, क्योंकि अगले दिन से हर एक इंसान को जर्मनी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, व्हाट डज मिस्टर हेमल्स मोशनलेस पोस्चर रिफ्लेक्ट। जो मिस्टर हेमल थे वो एकदम मोशनलेस बैठे हुए थे, ये पोस्चर क्या दिखाना चाहता था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, द स्कूल इज़ डिसमिस्ड। जो स्कूल है वो अब डिसमिस होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। द सेंस ऑफ फाइनलिटी, अब ये बिल्कुल फाइनल हो चुका है, सब कुछ ओवर होने वाला है, ये दिखाना चाहता है। या फिर वो ये दिखाना चाहते हैं चेंजिंग ऑर्डर ऑफ लाइफ, कि अब उनकी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से बदलने वाली है। और या फिर वो ये दिखाना चाहते हैं फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया, वो ये दिखाना चाहते हैं कि अब वो बहुत ज़्यादा उदास हैं, उन्हें उनका किसी भी काम में मन भी नहीं लग रहा। तो आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंस ऑफ फाइनलिटी। उनको ये लगता है अब ये सब कुछ ओवर होने वाला है, जितनी भी उनने 40 सालों से उनने जो फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई थी वो अब ओवर होने वाली है। अब कोई भी उनसे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखेगा, अब उनको कहीं और जाके शिफ्ट करना पड़ेगा। अब ये फाइनल हो चुका है बिल्कुल, तो अब उनको ये छोड़ के जाना पड़ेगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर, व्हाट इज़ द मोरल दैट द अल्फोंस डॉडेट वांट टू ब्रिंग आउट। क्या मोरल देना चाहते हैं वो इस स्टोरी से, जो अल्फोंस डॉडेट हैं जो राइटर हैं वो इस स्टोरी से क्या बताना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, नॉट टू पुट ऑफ द थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे। सेकेंड ऑप्शन है, ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड टू न्यू, जो पुराना ऑर्डर है वो अब नया बदलने वाला है। वन शुड एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट हैपन्स, हर एक को हर एक नई चीज़ को अपना लेना चाहिए, चाहे वो गलत हो तब भी। तो आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है। और लास्ट ऑप्शन ये दे रखा है कि टीचर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, जो टीचर्स हैं उनको रेस्पेक्ट देनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, इसमें आपको ऑप्शन पढ़ने और ये बताना है मोरल क्या है इस स्टोरी से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ मान सकते हैं आप लोग। तो इसमें आपको मोरल ये मिलता है, नॉट टू पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे। हमें वो चीज़ें कभी किसी से नहीं चुरानी चाहिए जो कोई इंसान एक दिन वो काम कर चुका है या फिर उसे ज़िंदगी भर वो काम करना है। जैसे कि जो फ्रेंच के लोग हैं वो पूरी ज़िंदगी अपनी फ्रेंच लैंग्वेज से प्यार करते थे, लेकिन अब उनको अगले दिन से जर्मन बोलनी पड़ेगी। तो ये उनके लिए कितनी ज़्यादा सैड बात है। अब उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, वाई डिड हेमल ब्लेम हिमसेल्फ। जो मिस्टर हेमल थे उन्होंने अपने आप को ही ब्लेम क्यों किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, नॉट हैविंग टॉट देम इनफ फ्रेंच। नॉट बीइंग स्ट्रिक्ट, वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे। गिविंग स्टूडेंट अ हॉलीडे एट टाइम्स, और वो जो बच्चे थे उनको हॉलीडे देते रहते थे जो मिस्टर हेमल थे वो। और डी ऑप्शन है, नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल, और वो ये इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ही नहीं थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो मिस्टर हेमल थे वो बच्चों को बीच बीच में छुट्टियाँ देते रहते थे, जैसे अगर उनको पौधों में पानी देने जाना है या कुछ करना है तो कभी वो बच्चों को भेज देते थे, कभी या फिर वो खुद चले जाते थे तो बच्चों की लीव दे देते थे वो, तो वो हॉलीडे रख देते थे। ये उनकी गलती थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, डोंट गो सो फास्ट यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स। अब एक स्टेटमेंट दी गई थी जब वो टाउन हॉल से जा रहा था, जो फ्रेंड्स है वो, तो एक ने कहा था डोंट गो टू फास्ट, आप इतनी तेज़ी से मत जाइए। क्यों कहा था उन्होंने और इसका मतलब क्या था। इसका मतलब ये था कि वहाँ पे सब लोग पढ़ रहे थे कि कल से उनको जर्मन लैंग्वेज बोलनी है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो लेट हो रहा था, या इसका मतलब ये हो सकता है कि वो बहुत जल्दी पहुँचने वाला था, या ये हो सकता है कि वो देर में पहुँचने वाला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके पास अब इतना टाइम नहीं है जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सीखने का, दैट्स अर्ली इनफ। उसके पास अब प्लेंटी ऑफ टाइम है अपनी आगे जो जर्मनी लैंग्वेज है उसको सीखने का, लेकिन अब फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो वहीं पर ओवर हो जाएगी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एम हेमल इन द स्कूल। जो विलेजर्स थे जो कि लास्ट सीट पे बैठे हुए थे। अब आपको एक एक लाइन को कैप्चर करना है अपने माइंड में।
अब जो विलेजर्स थे वो लास्ट सीट पे बैठे हुए थे, लास्ट सीट पे बैठे थे विलेजर, आपको याद रखना है ये, ठीक है। तो जो विलेजर्स थे वो लास्ट सीट पे क्यों आए थे बैठने के लिए? टू कंप्लेन, टू से गुड बाय, टू गॉसिप और टू शो ग्रेटिट्यूड। वो किस लिए आए थे? गॉसिप करने, बाय कहने के लिए, या किसी बात की कंप्लेंट करने के लिए, या ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए? वो आए थे ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। जो स्टोरी है द लास्ट लेसन, ये किस ह्यूमन टेंडेंसी को दिखाना चाहती है? ये किसको दिखाना चाहती है? आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है? करेज, प्रोक्रेस्टिनेशन को, क्वार्डनेस को, या फिर मेल क्वाविनिज्म को? तो ये क्या दिखाना चाहती है? ये दिखाना चाहती है प्रोक्रेस्टिनेशन। किसको दिखाना चाहती है? प्रोक्रेस्टिनेशन को दिखाना चाहती है। आपको ये अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट MCQ बन सकता है कि आपके एग्जाम के लिए, और हो सकता है यही MCQ आपके एग्जाम में आ जाए। अब देखिए 11th क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर व्हाट वर द थिंग्स बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ एल्सेस। कौन सी चीज़ें छीन ली जाने वाली थी जो एल्सेस के लोग हैं उनसे? टीचर्स ऑफ द स्कूल, टाइम एंड स्कूल, पीपल अराउंड एंड मनी एंड पावर। क्या क्या चीज़ें छीनी जा रही थी जो फ्रांस के लोग हैं उनसे? क्या चीज़ छीनी जा रही थी? तो आपको क्या लगता है इसका राइट ऑप्शन? लोग सोचते हैं मनी एंड पावर, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइम एंड स्कूल। उनका समय भी उनसे छीन लिया जाएगा, और जो उनका स्कूल है जहाँ पे वो फ्रेंच लैंग्वेज सीखते थे, जो उनकी मातृभाषा थी, वो उनसे छीन ली जाएगी। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। विच लैंग्वेज, यहाँ पे आप लोग ये विच की स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट्स स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे। कौन सी लैंग्वेज वो सीखना चाहते थे? इंग्लिश, जर्मन, डच या स्पेनिश? ये तो मैंने आपको 1000 बार, जितनी बार मैंने अभी आपको बोला है तो उसमें मैंने रिपीट किया ही है। कौन सी लैंग्वेज वो अगले दिन से सीखने वाले थे? वो थी जर्मन लैंग्वेज। अब आते हैं अगले MCQ पर। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, ये 12 है तो वो हो जाएगा 13th MCQ। व्हाट मेड फ्रेंड्स एंड द पीपल रियलाइज अबाउट द प्रीशियसनेस ऑफ देयर मदर टंग। अब जो मातृभाषा है फ्रेंड्स की या बाकी लोगों की, उसकी महत्वता अब कैसे लोगों को पता चली? वो कैसे पता चली? एम हैमल के वर्ड से, जो उन्होंने वर्ड्स बोले उनसे, या स्कूल के प्रिंसिपल से, या सडन ऑर्डर जो है बर्लिन से वो, या फिर जो स्कूल ने ऑर्डर दिए थे उससे। तो ये आपका कॉमन सेंस की बात है। जो ये सब चीज़ें हैं ये एम हैमल के वर्ड्स ने चेंज नहीं की, या स्कूल के प्रिंसिपल ने नहीं करी, ये स्कूल के किसी भी इंसान ने नहीं करी, ये करी थी जो बर्लिन की तरफ से ऑर्डर्स आए थे उन्होंने, मतलब जो जर्मनी के लोग थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम। 2 साल से, पिछले 2 साल से सबसे बुरी खबरें कहाँ से आ रही थी? बुलेटिन बोर्ड से, टाउन हॉल से, स्कूल से, या एम हैमल्स के हाउस से? तो ये बहुत ही आसान आंसर है, ये सब लाइनों में आंसर छुपे हुए हैं। तो आपको अपनी NCERT बुक की एक्सप्लेनेशन विद लाइन बाई लाइन देखनी है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुलेटिन बोर्ड जो था वहाँ से बैड न्यूज़ लगातार आती ही जा रही थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। वॉट डिड मिस्टर हैमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। वो क्या चीज़ ऐसी लेके आए थे अपनी क्लास के लिए? लास्ट डे जो था वो, उस दिन वो क्या चीज़ लेके आए थे? नए पेन लेके आए थे, नई नोटबुक्स लेके आए थे, या स्वीट्स लेके आए थे, या स्टोरी बुक्स लेके आए थे? तो ये भी NCERT की लाइन में छुपा हुआ है, वो आंसर हो जाएगा, वो नई नोटबुक लेके आए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अल्फोंस डॉर्डिट वाज फ्रॉम विच कंट्री। जो इस स्टोरी के राइटर हैं वो कहाँ के रहने वाले थे? ये भी कॉमन सेंस की बात है, वो फ्रांस के रहने वाले थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग मीन। अब देखिए आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी ध्यान रखनी है। आप जब NCERT पढ़ेंगे तो आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिलते रहेंगे, तो आपको इन वर्ड्स का मीनिंग बहुत ही अच्छे से अपने माइंड में सेव करके रखना है, क्योंकि इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, जो फ्रेंच था वो यही तो सोच रहा था कि वो अब उसकी बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है, क्योंकि वो इतना लेट हो गया, उसने पार्टिसिपल वाला ये जो टॉपिक था वो भी नहीं पढ़ा, तो उसकी अब डांट पड़ने वाली है। तो वो किस बिहाफ पे सोच रहा था, क्यों सोच रहा था वो ये? टू बी हैप्पी अबाउट इट, वो इसके बारे में क्या खुश था? वेरी बैडली स्कैर्ड ऑफ स्कोल्डिंग, यहाँ पे आप लोग जी ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे जी आएगा स्कोल्डिंग के लिए। फिर यहाँ है वो बहुत ही ज़्यादा स्कैर्ड था, डरा हुआ था, वो उसकी डांट पड़ने वाली है इसलिए। टू बी इनडिफरेंट, वो इनडिफरेंट सा फील कर रहा था, ऐसा कुछ था, या इनमें से कोई सा भी ऑप्शन ठीक नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन।
ओके, वो इसलिए कर रहा था, उसको डर इतना लग रहा था। और ये जो लाइन लिखी हुई है इसका मतलब ये है वो बहुत ही बुरी तरीके से डरा हुआ था अपनी डांट पढ़ने के लिए, क्योंकि उसने अपनी पढ़ाई नहीं करी थी। अब उसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 18 की। व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड? वहाँ पे ऐसा क्या लिखा हुआ था बुलेटिन बोर्ड पर और जिसकी वजह से वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई थी? अब देखिए मैंने क्या बोला, भीड़, तो यहीं पे भीड़ मतलब क्या होता है, क्राउड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, क्राउड। वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड पे जो भी कुछ लिखा हुआ था वहाँ पे क्या इकट्ठा हो गया था, कौन लोग आ गए थे बुलेटिन बोर्ड के सामने? तो वहाँ पे भीड़ आ गई थी, पुलिस, चिल्ड्रन, हॉकर्स, इन सभी को क्राउड ने कंप्लीट कर ही लिया है। क्राउड मतलब होता क्या है, भीड़। तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई थी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। एक्सप्रेशन थंडर क्लैप, एक्सप्रेशन जो है ये लिखा हुआ है, 2 वर्ड लिखे हुए हैं, थंडर क्लैप इन द लेसन मीन्स। अब आपको ये 2 जो वर्ड लिखे हैं ये भी आपको अपने चैप्टर में मिलेंगे जब आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तब। तो इसका मतलब क्या दे रखा है, लाउड बट नॉट क्लियर, लाउड एंड क्लियर, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड या अनप्लीजेंट। जो थंडर क्लैप का मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है, इसका मतलब दे रखा है अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट मतलब क्या होता है, देखिए अनप्लीजेंट मतलब वो इसलिए कहा गया है, जो फ्रेंड्स था वो जब अपने स्कूल जा रहा था तो जब वो स्कूल पहुंचा, वैसे तो अक्सर कर उसको वहाँ पे शोर शराबा सुनाई देता है, लेकिन आज बिल्कुल थंडर क्लैप मतलब अनप्लीजेंट सी शांति थी, साइलेंस था वहाँ पे, तो ये उसको एक अनप्लीजेंट बात लगी थी। तो इसके लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसको ये ऑकवर्ड सा फील हुआ था, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। वाई डिड मिस्टर एम हेमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल? उन्होंने, जो एम हेमल थे, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल क्यों कहा था? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल। ये बिल्कुल साफ सुथरी क्लियर लैंग्वेज है और लॉजिकल लैंग्वेज है। बी ऑप्शन क्या है, बिकॉज इट वॉज हिज नेटिव लैंग्वेज, ये उनकी मातृभाषा है तो वो इसलिए कहते हैं ये मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो। या फिर वो ये कहना चाहते हैं बिकॉज पीपल वर फ्रॉम फ्रांस, और वहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट थे वो फ्रांस के रहने वाले थे। या फिर इसका नन ऑफ दीज आंसर होगा। तो आपकी समझ से क्या लगता है आपको आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल। उनके हिसाब से ये सबसे ज़्यादा क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है, जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हेमल सर्व द स्कूल? ये भी इंपॉर्टेंट है। जो एम हेमल थे, मिस्टर हेमल थे, उन्होंने कितने सालों तक स्कूल में काम किया था? 20 ईयर्स, 35 ईयर्स, 30 ईयर्स एंड 40 ईयर्स। तो इसका राइट ऑप्शन है 40 ईयर्स। ओके, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन? कौन सी जगह जो पेरेंट्स थे वो अपने चिल्ड्रन को भेजना चाहते थे, स्कूल भेजना चाहते थे, कोचिंग भेजना चाहते थे, या फार्म्स और मिल में भेजना चाहते थे, या मूवीज़ भेजना चाहते थे? वो भेजना चाहते थे फार्म्स और मिल, क्योंकि जो पेरेंट्स थे उनके हिसाब से ये है कि जो बच्चे हैं वो पढ़ाई से ज़्यादा फार्म्स और मिल में काम करके पैसे कमा सकते हैं। तो जो पेरेंट्स थे उनकी मेंटालिटी कुछ इस तरीके की थी, जिसकी वजह से फ्रांस है या बाकी बच्चे हैं उनको अच्छे से उनकी फ्रेंच लैंग्वेज, जो उनकी मातृभाषा है, वो भी बोलनी नहीं आती है। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। द लास्ट लेसन स्टोरी वाज रिटन इन विच ईयर? जो लास्ट लेसन स्टोरी थी ये किस साल में लिखी गई थी? इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक ईयर भी याद रखना हो। आप जितना ज़्यादा इंग्लिश में याद कर सकते हैं अभी वो कर लीजिए, क्योंकि MCQs इसी तरीके के बनेंगे। अब देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या है। आपने अगर देखा हो तो आपके स्टार्टिंग के पेज में ही लिखा होगा कि जो लास्ट लेसन है वो कौन से ईयर में लिखी गई थी। वो लिखी गई थी 1870 से 1871 तक। आपको ये ईयर बहुत ही अच्छे से याद रखना है। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। What changes had occurred ever since M. Hamel joined the school? आखिर कौन से चेंजेस अकर हुए थे, कौन से चेंजेस दिखाई दिए जो एम हेमल थे उन्होंने जब से स्कूल ज्वाइन किया और उसका आखिरी दिन जब था तब तक कौन कौन से चेंजेस आए? पीपल हैड रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग। जो पीपल थे उन्होंने ये रियलाइज़ किया था कि उनकी जो मदर टंग है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। जो बच्चे थे या टीचर भी थे वो थोड़े लापरवाह थे। सेकेंड ऑप्शन है पीपल हैड स्टार्टेड रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड फॉर ऑल बैड न्यूज़। या फिर उन्होंने ये चेंज देखा अपनी स्कूल लाइफ में कि जो लोग हैं अब उन्होंने बुलेटिन बोर्ड पढ़ना शुरू कर दिया है सारी की सारी जो बुरी खबरें हैं उनको जानने के लिए। थर्ड ऑप्शन है बेंचेस हैड बीन स्मूथर एंड वॉलनट ट्री हैड बीन टॉलर। या फिर ये ऑप्शन है कि जो बेंचेस हैं, जो स्कूल में क्लास में बेंचेस रखी हैं वो अब बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई हैं। अब स्मूथ क्यों हो गई हैं? क्योंकि इतने सालों से 40 सालों से जो बच्चे हैं वो उस पर बैठते हैं, उस पर लिखते हैं, वो सब कुछ करते हैं, तो उसकी वजह से वो घिस गई हैं, स्मूथ बन गई हैं वो घिस कर। और जो वॉलनट ट्री है वो अब बड़ा हो गया है, जो उन्होंने पहले जब वो नए नए स्कूल में आए थे तब उन्होंने लगाया था। ये इसके सारे ही आंसर सही हैं। तो देखिए मैंने अब जो बोला, अगर आपने उसको अच्छे से कैच किया अपने माइंड में, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
जो बेंचेस थी वो स्मूथ हो गई थी, क्योंकि इतने सालों से वही बेंचेस थी उस स्कूल के अंदर। और जो वॉलनट ट्री था जो उन्होंने तभी लगाया था जब वो नए नए आए थे, तो अब वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 25 जो है ये कोई MCQ नहीं है, लेकिन मैंने ये लिख रखा है क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, द लास्ट वर्ड्स रिटन ऑन द बोर्ड, जो ब्लैक बोर्ड था उस पर लास्ट वर्ड जो मिस्टर हेमल थे उन्होंने क्या लास्ट वर्ड लिखे थे? वाई वे ला फ्रेंड्स। आपको ये एक तो वर्ड याद रखना है, क्या वर्ड था पूरा जो उन्होंने लिखा था? वाई वे ला फ्रेंड्स, अपनी फ्रेंड्स लैंग्वेज में। फिर उसके बाद इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग भी आपको लर्न करना है। मीनिंग होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। जो फ्रांस लैंग्वेज है वो हमेशा हमारे दिलों में रहेगी, हमेशा जीती रहेगी, जो फ्रांस लैंग्वेज है वो। अब आते हैं हम यहाँ पे, देखिए अब ये जो स्लाइड है मैंने खाली इसलिए रखी है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। अब देखिए, अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई कमी लगती है तो आप लोग कमेंट करिएगा। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे अगर आपको कोई भी कमी लगती है इस वीडियो के अंदर। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये अब मैं अगला एक क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, वो है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अब आएंगे, आपके जो एग्जाम है उससे पहले भी आते थे, लेकिन 1-2 आते थे, लेकिन अभी मैंने एक्सट्रैक्ट का सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन डाला है। अब आपको क्या करना है? आपको वो एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, फिर उसके बाद ही आपको जो सॉल्यूशन है वो देखना होगा। अब देखिए हम बढ़ते हैं अपने एक्सट्रैक्ट बेस्ड MCQ क्वेश्चन पर। तो यहाँ क्या दे रखा है? रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपको पहले ये पूरा एक्सट्रैक्ट, ये जो पैराग्राफ दे रखा है ये पढ़ना है। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव। अब आपको मीनिंग इसका पता होना चाहिए, मैं सिर्फ इसको रीड करूँगी, ओके। एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी सेड, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. The order has came from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. तो आपको समझ आ गया होगा कि इस पूरे जो एक्सट्रैक्ट दे रखा है, ये जो पैराग्राफ दे रखा है, इसमें क्या कहना चाहते हैं जो एम हेमल हैं वो, या किससे कहना चाहते हैं? फ्रांस से कहना चाहते हैं। अब यहाँ पे आई किसके लिए दे रखा है, मी किसके लिए दे रखा है, आपको ये सब कुछ अपने दिमाग में फीड करना है। तो अब बढ़ते हैं हम इसके पहले MCQ टाइप क्वेश्चन पर। तो एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, हु इज़ आई हेयर। यहाँ पे जो आपको आई लिखा हुआ दिख रहा है, वाइल आई वॉज वंडरिंग, तो यहाँ पे आई किसके लिए रेफर किया गया है? फ्रांस के लिए, एम हेमल के लिए, ओल्ड हॉजर के लिए, या विलेजर्स के लिए? अब देखिए, वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब के बारे में वंडर कर रहा था, आश्चर्य कर रहा था, तो किसके बारे में आश्चर्य कर रहा था और कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? फ्रांस कर रहा था। जो फ्रांस था वो इन सब बारों के लिए आश्चर्य कर रहा था कि वो एम हेमल जो है वो आज इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, वो आज अपना लास्ट लेसन दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो नोटिस कर रहा था, तो वो आश्चर्य दिखा रहा था अपना। अब अगला क्वेश्चन है, वाई व्हाट वाज आई वंडरिंग। आई वंडरिंग के लिए क्या दे रखा है? वो किस किस चीज़ों के लिए आश्चर्य कर रहा था? जो फ्रेंड्स है वो प्रेजेंस ऑफ विलेजर्स इन द क्लासरूम। जो वो विलेजर्स थे वो आज तक कभी नहीं आए, लेकिन आज वो क्लासरूम में बैठे हुए हैं, उसके बारे में वो सोच रहा था, आश्चर्य कर रहा था। या फिर सेरेमोनियल ड्रेस ऑफ टीचर, जो एम हेमल थे उन्होंने आज अपनी बहुत ही अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी, जब कोई अच्छा ओकेज़न होता था वो तभी उस ड्रेस को पहनते थे, तो उन्होंने वो ड्रेस पहनी हुई थी, वो इसके बारे में सोच रहा था। तीसरा ऑप्शन है साइलेंस इन द क्लास, और जो क्लास में आज ये साइलेंस बना हुआ है वैसे शोर होता रहता है, उसके बारे में वो सोच रहा था। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, या वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। तो जो अच्छा बच्चा है वो बता देगा, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वो इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। अब बढ़ते हैं सी वाले पे। हाउ वॉज द टोन ऑफ एम हेमल। जो एम हेमल थे उनकी टोन कैसी थी? वो गुस्से में थे, वो मॉकिंग कर रहे थे, वो जोवियल थे, या वो जेंटल और ग्रेव थे? तो ये तो यहाँ पे आप लोग जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको यहीं पे दिख जाएगा, सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन। तो अगर आप लोग इस पैराग्राफ को रीड करते हैं अच्छे से, तो भी आप लोग अपने जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आंसर लगा सकते हैं, टिक लगा सकते हैं, जो भी आपका MCQ होगा राइट उस पर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं डी वाले पे। वाई डिड द हेमल वॉन्ट एवरीवन टू बी अटेंटिव। वो क्यों चाहते थे कि आज हर एक इंसान जो है, हर एक बच्चा जो है वो अटेंटिव रहे, अपनी क्लास में बहुत ही अच्छे से ध्यान लगाए? बिकॉज इट वॉज द लास्ट लेसन ऑन फ्रेंच ही वुड गिव। बी ऑप्शन है बिकॉज इट वॉज बेटर देन जर्मन। सी ऑप्शन है बिकॉज ही वॉज टीचिंग देम, क्योंकि वो उनको पढ़ाते तो वो हमेशा थे, लेकिन बच्चे अटेंटिवली अटेंड नहीं करते थे क्लास को। और डी ऑप्शन है ही हेटेड नॉइस इन द क्लास। एम हेमल थे, उनको शोर पसंद बिल्कुल भी नहीं था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये उनका लास्ट लेसन होने वाला था। जितने भी उन्होंने 40 साल में क्लासेस ली उसमें अब तक ये उनका लास्ट लेसन है, आगे वो कभी भी फ्रांस नहीं पढ़ा पाएंगे। तो यहीं पे हमारा एंड हो जाता है इस पूरे चैप्टर के MCQs जो थे। हमने 25 MCQs को भी सॉल्व कर लिया और हमने एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड
क्वेश्चन भी देख लिया है। अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। आपका एक सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए मोटिवेशन है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अभी जो आपके क्लास 12 के एग्ज़ाम होने वाले हैं वो टर्म 1 और टर्म 2 के अकॉर्डिंग होंगे, तो उसमें आपके MCQs आएंगे। तो आप अपनी भी हेल्प करिए, अपने दोस्तों की भी हेल्प करिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।